नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, उस ग्रेट ब्रिटेन की हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके पर आकर वो खड़ा हो गया है जहां वो आज खुद दो हिस्सों में बंटने की स्थिति में है। हिंदुस्तान भी दो हिस्सों में कहते हैं अंग्रेजों की वजह से ही बटा था, लेकिन किसे पता था कि एक ऐसी स्थिति ग्रेट ब्रिटेन के साथ भी आएगी कि वो महज इंग्लैंड बनकर रह जाएगा। स्कॉटलैंड साथ रहे या ना रहे, जनमत संग्रह चल रहा है। इंतजार कीजिए क्या होता है, लेकिन इंतजार आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भी करना पड़ेगा। और लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। यूनाइटेड नेशन में नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ अपना भाषण कश्मीर पर ही केंद्रित करेंगे। 25 तारीख को उनका भाषण होना है, 27 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का यूनाइटेड नेशन भाषण होना है। लेकिन इन सब के बीच जो समझौते चीन के साथ हो रहे हैं, उन समझौते पर आए उससे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं और कुछ दस्तावेज भी आपको दिखाते हैं। तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर नहीं लगता है कि दरअसल दिल्ली में जो समझौते हो रहे थे उन सब से इतर सीमा पर ऐसा कुछ होता रहा है। ये सारी तस्वीरें कुछ इस तरीके से बका करती हैं जैसे दिल्ली में अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर समझौते हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि भारत पहली बार सार्वजनिक तौर पर, खुले तौर पर चीन के राष्ट्रपति के साथ ये बोलने की स्थिति में आया है कि देखिए सीमा विवाद सुलझाइए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल समझाइए, तो इसका मतलब है सुलझाना चाहिए। दस्तक में बात आज इसकी जरूर होगी और इन सब के साथ यह भी बता दें कि दरअसल चीन के साथ कोई ऐसा मौका नहीं है। दस्तावेज बताते हैं 1960 में चाओ इन लाई जब आए थे, उस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने कहा था उस वक्त चाओ इन लाई से 40 करोड़ भारतीयों की दोस्ती से आगे 400 वर्ग मील का क्षेत्र क्या मायने रखता है। जवाब क्या आया था? खुले तौर पर जवाब आया था कि 60 करोड़ चीनियों की मित्रता के आगे कुछ हजार एकड़ भूमि का क्या मोल है। संकेत समझिए किस दिशा में चीन सोचता है और किस दिशा में आता है। तो आइए, दस्तक में बात आज होगी कि बाजार में भी चीनी माल और सीमा पर भी चीनी सैनिक। इसके मतलब क्या है? क्या यह समझौता एक मेड इन चाइना के तर्ज पर हुआ है जहां सब कुछ उसके अनुकूल है? पहली रिपोर्ट देखिए जो बतलाती है कि दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति है क्या। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीनी सेना के बाद चीनी नागरिक भी भारतीय सीमा में घुसे हैं। लद्दाख के डेमचौक इलाके में चीनी नागरिकों ने उन गांव वालों को सिंचाई परियोजना में काम करने से रोक दिया जो कि वहां पर मनरेगा के तहत काम कर रहे थे। चीनी नागरिक अपनी सरकारी गाड़ियों में वहां पहुंचे और तस्वीरें बहुत साफ बता रही हैं कि किस तरीके से न सिर्फ निर्माण कार्य को रोका गया है, बल्कि इस बात का भी ऐलान वहां पर चीनी नागरिकों ने किया है कि ये दरअसल चीन की जमीन है। और इन सब की पुष्टि करते हुए लेह के डिप्टी कमिश्नर सिमरनदीप सिंह ने बहुत साफ कहा कि डेमचौक गांव में मनरेगा के तहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत काम कर रहे गांव वालों को चीनी नागरिकों ने रोका है। यह चीनी नागरिक पिछले एक हफ्ते से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक बसे डेमचौक गांव में स्थानीय लोगों के काम का विरोध कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक लद्दाख के डेमचौक इलाके में जहां भारत और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहां दोनों देशों ने अपने और सैनिक भी भेजे हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि डेमचौक में 11 सितंबर को 30 चीनी सैनिक भारतीय सीमा में 500 मीटर तक अंदर घुस आए थे और उन्होंने बकायदा तंबू गाड़ दिए थे। हालांकि इस मामले की खबर मिलते ही आईटीबीपी के 70 जवानों को भारत ने तैनात भी किया था। लेकिन ध्यान दे तो चीनी सेना इस बरस 334 बार घुसपैठ कर चुकी है। अगस्त में तो चीनी सैनिक लद्दाख के बुर्तेसे क्षेत्र में भारतीय सीमा में 25 किलोमीटर तक भीतर घुस आए। भारतीय सेना के गश्ती दल ने पीएलए के अधिकारियों को देखा और उसके बाद गश्ती दल लौट गया था। लेकिन अगले दिन जब जवान फिर गश्ती पर निकले, तब भी चीनी सैनिकों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया था। इतना ही नहीं, बाकायदा चीनी सैनिक हाथ में प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए थे जिसमें साफ लिखा था ये चीनी क्षेत्र है, वापस जाओ। और साथ ही चीनी झंडा भी था। भारतीय गश्ती दल के साथ बाकायदा क्विक रिएक्शन टीम भी गई थी, लेकिन चीनी सैनिकों ने जगह छोड़ने से मना कर दिया था। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो चुका है कि एक तरफ चीन भारत को बाजार मानकर निवेश करने की हरी झंडी दिल्ली से पा चुका है और दूसरी तरफ सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नए तरीके से परिभाषित करने की दिशा में समझौता भी हुआ है, यानी उसे और वक्त भी मिल गया है। तो ऐसे में एक तरफ चीनी माल भारतीय बाजार में और दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में। सारी बहस
सारे समझौते उस दिशा से इतर हटकर चले गए जिसको लेकर भारत लगातार कह रहा था कि दरअसल भारत एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनेगा। और प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर बाजार के रूप में भारत की मौजूदगी है तो भारत की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की जरूरत है रोजगार पैदा करना, उस पर भी आएंगे। लेकिन आइए, जो सारी बात केंद्रित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किस तरीके से हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, सुनिए इसे। मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक है। हम इस बात पर सहमत है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। यह दो देशों की एक महत्वपूर्ण सहमति है और इसका दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। हमें बाउंड्री क्वेश्चन को जल्दी हल करना चाहिए। हमारे सीमा संबंधी समझौते और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से फायदा हुआ है, परंतु मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए LAC की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यह कई सालों से रुका हुआ है और इस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए। सवाल यह है कि कहा गया, लेकिन क्लैरिफिकेशन होगा कैसे, किस रूप में होगा, यह तो खुले तौर पर दिन के उजाले में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मीडिया के सामने। आपसी बातचीत के बाद प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति दोनों ने किया था, लेकिन इस देश ने वह भी मौका देखा है जब 25 अप्रैल 1960 को रात के अंधेरे में 12 बजे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। 1 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी। चौ इन लाई ने कहा था, नियंत्रण रेखा का मतलब है नियंत्रण क्षेत्र में जिसका कब्जा हो वही चलेगा, और कमोवेश यही नीति चीन की रही है। अब जरा आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जिक्र जिसका हो रहा है, उस दिशा में भरोसा चीन पर क्या किया जा सकता है। तो क्या भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाकई नए सिरे से खींची जा सकती है? क्या वाकई सीमा की जिस लकीर को लेकर बीते 60 बरस से चीन लगातार खिलवाड़ करता रहा है उस पर चीन सहमति बना लेगा? क्या वाकई मोदी सरकार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के विवाद को सुलझाने की दिशा में सफल हो रही है? दरअसल ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब भारत में सरकारी तौर पर यह कहकर तो दिया जा सकता है कि पहली बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खुलकर बात हुई। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटे तो 1951 से जिस वक्त चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, उसके बाद से आज की तारीख तक चीन ने सीमा को कभी माना ही नहीं। या कहें भारत की जमीन पर लगातार घुसपैठ कर बार बार 1962 वाले हालात का डरावना सपना दिखाया, या फिर दिल्ली ने हर बार घुसपैठ पर खामोशी बरत 62 के डरावने सपने में ही खुद को डाल लिया। याद कीजिए, 1951 में तिब्बत पर कब्जे के वक्त नेहरू चीन के साथ प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों की दुहाई ही देते रहे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अब चीन की सीमा भारत से लग चुकी है। 1954 में पंचशील सिद्धांत तले भारत चीन से कूटनीति में हारा। 1956 में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा किया तो भी भारत का रुख नरम ही रहा। 1960 में चीन ने खुले तौर पर नियंत्रण रेखा की परिभाषा नियंत्रित क्षेत्र से की तो भी भारत खामोशी रहा। और 1962 में चीन ने हमला किया तो भी नेहरू सामना करने के बदले सदमे में आ गए। और ध्यान दें तो 62 के युद्ध ने भारत को ऐसा तोड़ा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर उसके बाद 50 बरस में सैकड़ों मुलाकात और बातचीत का दौर चला और चीन के साथ, लेकिन रास्ता कभी नहीं निकला। और बीते 10 बरस में तो बार बार राजनीतिक तौर पर रास्ता निकालने की कोशिशों में 17 बैठकें हुई, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उस दिन भी वही पुराने घुसपैठ वाले हालात सामने उभर कर आए जिस दिन चीन के राष्ट्रपति ने भारत में कदम रखा। तो क्या चीन पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता है? या फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बातचीत आज हुई उसका मतलब यही है कि एक बार फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर हालात सीमा पर ही टिक गए हैं, यानी दिल्ली या बीजिंग से इतर रास्ता सीमा पर सेना के जरिए ही निकलेगा। राजनीतिक तौर पर हल निकल नहीं सकता है, यानी नक्शों के आदान प्रदान से लेकर हिमालय और काकोरम में रहने वाले लोगों की भावनाओं समेत नदी, पर्वत, वाटरशेड के मद्देनजर नियंत्रण रेखा तय होनी चाहिए। और यह बात बीते 50 बरस से अलग अलग तरीके से चीन लगातार कहता रहा है। तो क्या यह माना जाए कि बीते 50 बरस में जो भी बातचीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी की आज की बातचीत का एक पन्ना उसमें जुड़ भर गया? या फिर वाकई अगले 5 बरस में जिस तरह चीन भारत में $20 अरब निवेश करेगा,
उसी तरह अगले 5 बरस में रास्ता निकल जाएगा, यह कम से कम आज मान लिया जाए। लेकिन इन सब के लिए इंतजार करना होगा। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रही इस दौर में। बातचीत हो रही थी, उसी वक्त दलाई लामा निकल कर आए। बातचीत चल रही थी, उन सब के बीच हैदराबाद हाउस तक तिब्बती प्रदर्शनकारी पहुंच गए। बातचीत चल रही थी, उसी वक्त सीमा पर चीनी सैनिक भी आ गए। ये सारे संकेत किस बात के हैं? संकेत बहुत साफ हैं। भारत और चीन प्रतिस्पर्धा के मामले में एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। वहां से दोस्ती नहीं, कुछ और निकलती है। शायद इसीलिए आज संकेत खुले तौर पर दलाई लामा ने भी दिया। तिब्बत पर जब चीन ने कब्जा किया, सचेत तो उसी दिन हो जाना चाहिए था। India and people from China, 2 most populated nation. The difference, India, most populated democratic country, and very stable since 47, very stable. In spite, you see, East India, South India, West India, North India, you see, different language, different script, but very harmonious. So, like Xi Jinping, is a more open-minded person. His sort of approach more realistic. So, at that time when Hu Jintao coming, I also expressed he can learn some experience from India. So now this time also, you see, same sort of my sort of hope, my expression. You see, Xi Jinping, I think difference Xi Jinping's thinking, more realistic, more open-minded, so he can learn more things from India. And after all, Sino-Indian relation on the basis of mutual trust is very important, very essential. सवाल यही नहीं रुके, सवाल इसके बाद भी चले। लेकिन आइए जरा रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसे मौके पर दलाई लामा को कहना पड़ा जो मुंबई में थे। इससे पहले जो धर्म सम्मेलन एक दिल्ली में होने वाला था, उसको टाला गया। अब 20 तारीख यानी कल के बाद दलाई लामा दिल्ली में होंगे, जिस वक्त राष्ट्रपति यहां से जा चुके होंगे चीन के। ये सारी कोताही बरती जा रही है। बावजूद इसके प्रदर्शन दिल्ली में हैदराबाद हाउस तक क्यों पहुंचा, और चीनी सेना उसी वक्त क्यों घुसपैठ की दिशा में आगे बढ़ गई जब चीन के राष्ट्रपति दिल्ली में थे? रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जिस हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीमा पर शांति और स्थिरता बहाली का जिक्र किया, संयोग से उसी हैदराबाद हाउस में 56 बरस पहले दलाई लामा को चीन के विरोध के बावजूद नेहरू ने ही रुकवाया था। और उसी के बाद से सीमा पर चीन की दादागिरी का खुला नजारा शुरू हुआ। और संयोग देखिए, आज एक तरफ मुंबई में दलाई लामा ने सीमा पर चीन की बढ़ती दखलंदाजी की वजह तिब्बत पर चीन का कब्जा करार दिया, और दूसरी तरफ पहली बार चीन के किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ बातचीत के वक्त तिब्बत प्रदर्शनकारी हैदराबाद हाउस तक पहुंच गए, यानी जहां बातचीत हो रही थी। तो क्या तिब्बतियों के इस विरोध के जरिए भारत ने भी चीन को जतला दिया कि अगर एक तरफ सीमा पर चीनी घुसपैठ उसी वक्त जानबूझकर की गई जब चीन के राष्ट्रपति भारत पहुंचे, तो फिर तिब्बतियों के जरिए चीन को कटघरे में खड़ा करने का एक हथियार उसके पास भी है। ध्यान दे तो ये दोनों तस्वीरें चीन और भारत के लिए सबसे मजबूत हथियार है, क्योंकि चीन के साथ युद्ध करना भारत के लिए संभव नहीं है। चीन आज भी 185 अरब डॉलर हर बरस सेना पर खर्च करता है, जबकि भारत महज 45 अरब डॉलर ही खर्च करता है। वहीं तिब्बत पर भारत का खुला विरोध चीन के लिए महंगा सौदा होगा, क्योंकि तब दुनिया में चीन के खिलाफ एकजुटता बनेगी और भारत उसकी धुरी बन जाएगा। और शायद अमेरिका ऐसा ही चाहता होगा, और अगर ऐसा है तो फिर पहला संकेत तो यही है कि सवाल चीन के साथ दोस्ती का नहीं, प्रतिस्पर्धा का है। और दूसरा संकेत यही है कि मौजूदा वक्त में जितनी जरूरत भारत को निवेश के लिए चीन की है, उतनी ही जरूरत चीन को अपने उत्पाद को खपाने के लिए भारतीय बाजार की है। यानी संबंधों की जो डोर चीन के साथ पतंग में बांधकर लगातार उड़ाई जा रही है, उसके पीछे का सच यह भी है कि चीन हर हाल में जापान को दायरे में बांधना चाहता है और अमेरिका को एशियाई धुरी बनने से रोकना चाहता है। वहीं मोदी सरकार कूटनीतिक तौर पर मौजूदा हालात का लाभ निवेश के जरिए उठाना चाहती है, जिससे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भी हो और रोजगार भी पैदा हो। यानी हर की जरूरत अपनी अपनी है, और शायद मौजूदा वक्त की कूटनीति
यही कहती है कि विदेश नीति का मतलब बाजार, अर्थव्यवस्था, व्यापार है और शायद एक दूसरे की मजबूरी को कटघरे में खड़ा कर अपनी सौदेबाजी के दायरे को बढ़ाना भर है। शायद इसीलिए समझौते की दिशा में गोवा फिल्म फेस्टिवल में अब चीन भी आएगा और दिल्ली में जब बुक फेयर 2016 में लगेगा तो चीन उसमें खास मेहमान के तौर पर भी होगा। आप कह सकते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा का आदान प्रदान। चीन के साहित्य को बाखूबी पढ़ा गया है, माओ की कविताएं भारत में गुनगुनाई गई है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि यहाँ के प्रेमचंद और रविन्द्रनाथ टैगोर भी चीन में गुनगुनाए गए होंगे। सवाल ये था इस दौर में चीन को लेकर जिन मुश्किल हालात में देश सोचते हैं तो भारत के हाथ क्या आया। समझौते 12 हुए, लेकिन 5 ठोस समझौते क्या हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का नया मार्ग सिक्किम से नाथुला तक खुलेगा। मैसूर चेन्नई के बीच रेल रफ्तार मिलेगी। रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। 5 बरस में $20 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाएगा चीन के जरिए। शंघाई और मुंबई के बीच सिस्टर सिटी का समझौता हुआ और पुणे में औद्योगिक पार्क की स्थापना हुई है। इस 5 ठोस समझौते के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल चीन भारत के बाजार के भीतर घुसने की स्थिति में है, खनिज संपदा तक पहुंचने की स्थिति में है। चीन के अधिकारी, चीन के मजदूर और चीन में पॉलिसी निर्धारित करने वाला तबका भी भारत के साथ कई क्षेत्रों में अब सीधे घुस सकता है। भारत की तरफ से कहा गया कि यहां की कंपनियों को वहां घुसने दीजिए, जिससे लगे कि सिर्फ आपका माल हम नहीं ला रहे हैं बल्कि यहां का माल भी वहां जा रहा है। देखना होगा ये स्थिति कैसे बनती है, क्योंकि देश के भीतर तो सियासत बहुत उथल पुथल के साथ चल रही है और इन सब के बीच महाराष्ट्र में जिस पुणे में औद्योगिक पार्क लगना है, उसी महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और तलवारें खिंच चुकी है गठबंधन के बीच में, और वह भी बीजेपी के साथ शिवसेना की। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह रैली में खुले तौर पर ऐलान करते हैं। तलखी और तेवर देखिए। मैं तो दोनों पार्टियों को अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़ा है, दूसरे लोग भी 2 कदम आगे बढ़कर युति का काम का निपटारा करें और महाराष्ट्र के अंदर परिवर्तन की शुरुआत करें। मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान के साथ समाधान चाहता है। सम्मान के भोग पर सम्मान के बगैर समाधान नहीं होगा। अगर युति बननी है तो मैं दोनों पार्टियों के नेताओं को कहना चाहता हूं, हमारे प्रमुख नेता यहां बैठे हैं और शिवसेना के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, जल्दी इसका दोनों का सम्मान रहे, इस तरह का निपटारा ढूंढिए। बात सम्मान की हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ बात स्वाभिमान की हो रही है, क्योंकि दरअसल बीजेपी की पहुंच और पकड़ सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में है। लेकिन शिवसेना और एनसीपी 2 अलग अलग गठबंधन, 2 अलग अलग पार्टियां, दोनों की पहचान सिर्फ महाराष्ट्र से जुड़ी है, तो वहां स्वाभिमान की बात है। महाराष्ट्र में जो गठबंधन है उस बारे में हमारी पूरी चर्चा हुई। शिवसेना के सभी नेताओं ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को पूरे अधिकार दिए हैं इस बारे में निर्णय लेने का। हमने कहा कि महाराष्ट्र का आत्मसम्मान और शिवसेना का स्वाभिमान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नहीं, इसीलिए तो इतनी देर हुई है कि हम तो 144 पे हमारा उतना ही कहना है कि हमें 144 सीट्स चाहिए। ये 2 तस्वीरें दरअसल आने वाले वक्त में गठबंधन की दिशा में भी बढ़ सकती हैं, यह भी सोचिए। दोनों महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। सियासत के इस पेच में एक मांग और भी हुई है, 12 तुगलक रोड। जिस मकान में कभी चरण सिंह रहा करते थे उसको मेमोरियल बना दिया जाए, क्योंकि उस मकान में अजीत सिंह रहते थे, तब उनसे घर खाली करा लिया गया है। और नजारा सड़क पे कुछ इस तरीके का। सन 78 में यहाँ आए थे और फिर 15-20 साल से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ। जब तक मैं यहाँ रह रहा था लोगों को महसूस नहीं हुआ कि ये चौई साहब से कनेक्टेड मकान नहीं है। उनके दिल में यही थी, यही वही मकान है चौई साहब वाला। जब तक थे तब तक महसूस नहीं, जब नहीं है तब महसूस। अद्भुत है, सियासत है, तुगलकी मिजाज है। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रपति भवन में डिनर से ठीक पहले मुलाकातों का सिलसिला। मुलाकातों के सिलसिले में हर कोई मिलने पहुंचा। राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति से, वहाँ पर भारत के राष्ट्रपति भी मौजूद, और मंत्री हो या फिर औद्योगिक घराने से जुड़े हुए लोग। आप देख सकते हैं कि मुलाकातों का सिलसिला दोनों तरफ से चल रहा है। इन्फोसिस
की बात हो, टाटा की बात हो, बड़े घरानों की बात हो, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल के जिक्र हो, सभी मिलने पहुंचे वहां पर।